अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण नाज। सियासतदान कुर्सी की ख्वाहिश जरूर रखते हैं लेकिन इस पर हुक्मरानी की सलाहियत नहीं। पाकिस्तान में जो भी आज तक इक़्तिदार में आया उस पर एक ही इल्ज़ाम है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत ही आया है। हुकूमत के दरमियान किसी भी तरह का सियासी भंवर आ जाए तो उससे निकलने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल किया जाता है। अगर वहां से कुछ ना बने तो अपने फैसले करवाने के लिए अदालत के पास पहुंच जाते हैं। और कमाल ये है कि जहां जाते हैं वहां से हक में फैसला आ जाए तो सब अच्छा है, और अगर खिलाफ आ जाए तो अदालतों को मुतनाज़े बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। पंजाब के मौजूदा सियासी बहरान के हल के लिए कल परवेज़ इलाही लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे तो आज वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट के फैसले में सिकम तलाश करते हुए तस्लीम करने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया, और अब ये फैसला कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि ये मसाइल सारी सियासी क़यादत बैठकर हल कर सकती है। अब इसे क्या कहिए, विल नहीं है या विश नहीं है? हम ये मुतालबा करते हैं अदालत आलिया से भी और अदालत उज़्मा से भी कि आप इस फैसले को रिव्यू करें, सो मोटो नोटिस लें, उनको डे टू डे तक जो है वो महदूद करें। अगर इन्होंने असम्बली के साथ ये मजाक करना है, पंजाब असम्बली को तोड़ना है, तो कम से कम जो है वो एतमाद का वोट हासिल करें और उसके बाद तोड़ें। बिस्मिल्लाह, आए इलेक्शन में हम भरपूर तरीके से इनका जो है वो मुकाबला करें। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसाफ के लिए आखिरी सहारा अदालतें ही होती हैं, लेकिन जब सियासतदान अपने मामूल के मामलात के लिए भी अदालतों की तरफ देखते हैं तो फिर यही लगता है कि सियासतदान खुद अपनी दाढ़ी किसी के हाथ में देने की ख्वाहिश रखते हैं। साल का इख्तिताम होने को है नाज़रीन, आज भी सियासतदान अपने सियासी फैसलों के लिए अदालतों की तरफ देख रहे हैं। पूरा साल इसी गहमा गहमी का रहा है। देखा जाए तो इसमें सियासी फोरम्स कम और अदालती ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। कितने ही मामलात थे जिन पर सियासतदानों को बैठकर बात करनी चाहिए थी, करनी थी, लेकिन खुद बात करने के बजाय अदालतों में ले जाना मामले को मुनासिब समझा। अप्रैल 2022 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो उसे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बैरूनी साजिश कहकर मुस्तरद कर दिया। मौका मिलते ही हुकूमत ने असेंबली तहलील कर दी और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 7 अप्रैल को 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला देते हुए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद करते हुए असेंबली बहाल करने और अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के लिए इजलास तलब करने का हुक्म दे दिया। और इस तरह इमरान खान पहले वजीर आजम करार पाए जिन्हें तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया। इमरान खान ने ऑपोजिशन के साथ बैठकर मामलात हल नहीं किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर फैसले के बाद तनकीद जरूर करते रहे। इसी साल 23 जून को एक और अहम फैसला सामने आया। ये सदारती रेफरेंस पर था जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा था। सवाल किया गया था कि तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने के लिए मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भी पाकिस्तान की सियासत में एक नई हलचल मचा दी। अदालत ने मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार न होने का फैसला सुना दिया, जिसके नतीजे में वजीर आला हमजा शहबाज वजारत आला से हाथ धो बैठे, जबकि चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बन गए। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादियों समेत अदालत के फैसले को तस्लीम नहीं किया क्योंकि वो उनके हक में नहीं था। नैब कवानीन में तब्दीली का मामला भी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ले गए। सियासतदान चाहते तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर इसका हल निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसे फैसलों से नाज़रीन भरी पड़ी है जिन्हें तनाज़ात का सामना रहा। जस्टिस मुनीर के नजरिए ज़रूरत से लेकर परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को कानूनी करार देने तक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से नवाज शरीफ की नाअहली तक बेशुमार केसेस हैं जिन पर बेशुमार सवालात उठे हैं। सियासतदान आखिर कब तक अपने मसाइल इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के जरिए हल करवाते रहेंगे? इंतहाई मौजूद मेहमान है मेरे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इंतहाई मौजूद मेहमान कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अफनान, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कल तक वफाकी हुकूमत के वज़रा जो हैं वो परवेज़ इलाही के अंडरटेकिंग को कह रहे थे कि ये हमारी फतह है। आज आप लोगों ने अस्कुत नोटिस का भी मुतालबा किया, फिर ये भी फैसला कर लिया कि आज आप लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए। ये आप लोगों के फैसलों को या आजकल आप लोगों के सियासी समझबूझ को क्या हो रहा है? 24-24 घंटे बाद आप लोगों को याद आ रहा होता है कि नहीं ये सही नहीं था, ये सही था। अगर वो फतह थी तो फिर आप लोग कोर्ट क्यों जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी जो है वो ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी अदालती फैसले आए वो आइन और कानून के मुताबिक हो। हमारी ये उम्मीद नहीं है किसी अदालत के साथ कि वो हमारे हक में फैसला दे या पीटीआई के हक में फैसला दे। वो जो फैसला दे
वो आइन और कानून से जो है वो के मुताबिक हो। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, 130 अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 130 क्लॉज 7 के अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो गवर्नर है वो वजीर आला को कह सकता है कि तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, और वो एक टाइम मुतय्यन करेगा। उस टाइम में उसने क्या कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा। इन्होंने एक टाइम मुतय्यन किया और ये बात पहले से चल रही थी कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो इनका जो वो था अलायंस, उसके अंदर फ्रैक्चर नजर आने शुरू हो गए थे। उसके ऊपर वजीर आला ने उस टाइम के अंदर, उस टाइम के भी 24 घंटे बाद भी ना सिर्फ ये कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, असेंबली का इजलास भी नहीं बुलाया। ठीक है ना, तो ये जो है ये सिंपल मामला था जिसको हम ये समझते थे कि ये इट इज एन ओपन एंड शट केस, जिसके अंदर वजीर आला जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की वजह से वजीर आला नहीं रहा। अब हाउस के अंदर जो नया वजीर आला होगा वो चुना जाएगा। ये हमारी ये प्ली थी। अच्छा, ये एक देखें, ये जो लाहौर हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, ये बाकी तमाम अदालतें हैं, ये पंचायत नहीं है, ये कोई जरगा नहीं है कि सारे बैठ गए बड़े और उन्होंने आपस में जो है वो दो पार्टियों के दरमियान जो है वो मामला तय कर रहे हैं। ये कोई जरगा नहीं हो रहा। आइन और कानून के मुताबिक फैसला हमारे खिलाफ भी आएगा तो हमें कबूल है। आपकी बात, सारी बातों को मान लेती हूँ, लेकिन फिर वही बात ना कि अगर ये सारी चीजें थी और ये आपको पहले से मालूम था तो 24 घंटे बाद क्यों याद आया? कल आप इसे क्यों फतह कह रहे थे आप इस बात को, जो अंडरटेकिंग थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट जा कब रहे हैं आप लोग जो फैसला कर लिया है? देखिए, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट शायद हम फाइल कर दें वेरी शॉर्टली जो है इसका रिव्यू पिटिशन। देखिए, मैं तो आपको सही ये बात बताऊंगा कि मैं तो कल भी कोई इतना खुश नहीं था इस फैसले से, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि कोर्ट इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा फैसला देगी कि जी आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया जी, या जो है वो अब नया वजीर आला हाउस चुन ले। यही बड़ा आसान सा फैसला था कि ये डेट है जी, इसके ऊपर आप नया वजीर आला गवर्नर को कह देते, वो गवर्नर उस इजलास बुला के नया वजीर आला चुन लेते, और जो जिसके ज्यादा वोट होते हैं जो उसमें प्रोसेस। अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना, वो कब जा रहे हैं? देखिए, अभी हमारा जो है वो लीगल टीम इसको रिव्यू कर रही है, मेरा ख्याल है बहुत जल्द वो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। पीपल्स पार्टी इनफैक्ट किस तरह से देख रही है कल के फैसले को, इस सारे मामले को? नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस का भी मुतालबा किया, फिर अब जाने का भी फैसला कर लिया है। क्या देख रहे हैं आप कि किसी भी तरीके से सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के हक में या पीडीएम के हक में बन सकती है? जो गवर्नर ने आर्टिकल 130 सब क्लास 7 के तहत जो हिदायत दी है, उसको बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट ने माना, और उसके बाकायदा परवेज इलाही साहब से एफिडेविट लिए कि आप असेंबली नहीं तोड़ सकते हैं, पहले आप आदम एतमाद ले लें। तो मेरे हिसाब से तो वो चीज़ हो गई। अब अगर मुस्लिम लीग नून उसको मजीद बेहतर करने के लिए अदालत जा रही है तो यकीनन वो पॉइंट मेरे नज़र में नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मुस्लिम लीग नून का या मौजूदा हुकूमत का जारी बात मुश्तरका एक फैसला था, और उसके लिए अगर वो मजीद करना चाह रही कि आज ही लेना चाहिए 11 जनवरी की बजाय, तो मुमकिन है कि उस हवाले से ये जाना चाह रहा है। तो सवाल ये है कि जहां कोई अगर दो सियासी फरीक के बीच में कोई तशरीक की बात होती है तो उसमें अदालतें इंटरफेयर भी करती है और ख़ुद फरीक भी अदालत जाती है उसमें सारे। और फिर मैं एक चीज़ ये बताऊँ कि इमरान नियाजी साहब जो पिछले 7 महीने से एम्पायर की उंगली ढूंढते ढूंढते पिंडी में आके जो है कि उठुस हो गया, तो आप मुझे एक बात बता दें, अगर ये जमहूरी सोच का आदमी होता और अगर ये एक बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का शक्ल उसको पसंद नहीं है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, मौलाना साहब का नहीं है, तो या पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी पार्टी जो उनके त्यागी हो चुके हैं, एमक्यूएम, बाप पार्टी, मैंगल सबकी, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा। वो तो कहते हैं मैं उस आदमी से बात करूंगा, मैं उन लोगों से बात करूंगा जिससे शहबाज शरीफ चुपके मिलते थे और सामने जो मखलूक है उनके, और वो जाके तालियां बजा रहे। तो ये कौन से लोग हैं, कौन से सोच के आप मांग रहे हो आज़ादी, आप मांग रहे हो जमहूरियत, और फिर सियासी लोगों के बजाय आप एस्टेब्लिशमेंट के पास जा रहे हो, तो ये आप उनकी तरह बात कर रहे हो। चुपके मिलते थे क्या? नहीं, देखो ये तो फिर आपका एक जोक हो गया, आपको वो क्या कहते हैं झुकते होते पंजाबी अच्छा, में अब क्या मुझे कहते हैं, वो कर रही बात ये होता ना। अगर कोई मिलता भी है तो वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी है, कोई हिंदुस्तान की आर्मी से तो नहीं मिल रहा है। और हमारे अदारे, हमारे बच्चे, हमारे भाई, ये हमारे एक हिस्सा है, तो अगर सियासतदानों से मिल रहे, क्या आपको याद नहीं था इमरान नियाजी साहब तो इतने प्राइम मिनिस्टर उसने की जितने ISI हेडक्वार्टर में वो जाते थे और बड़े से वो कुर्सी खाली करके DG खान साहब भी तो ठीक कर रहे हैं ना, अगर वो भी उनसे बात कर रहे हैं तो जाना चाहिए। अगर वो भी उन्हीं से बात कर रहे हैं तो फिर तो खान साहब भी ठीक कर रहे हैं।
नहीं नहीं, मैं देखो आप उसको मिक्सअप करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इलेक्शन की तारीख चाहिए तो वो सियासतदान दे सकती है, अगर आप इलेक्शन के रूल में तामीम करना चाहे तो वो सियासतदान बैठ के कर सकती है। देखिए ये असेंबली के फ्लोर में सारी डिबेट होती है, चाहे केयर टेकर हो चाहे। सर आई स्टिल रिमेंबर जरदारी साहब ने कहा था कि हमसे फॉर्मूला मांगा गया, हमने कहा कि पहले इमरान खान को हटाएं उसके बाद हम बताएंगे। हाँ तो उसमें हर्ज क्या है? उसमें हर्ज के अगर सियासी जिस तरह ये दरख्तों को आग लगा रहे थे और जिस तरह IMF के डील को सबोताज करने की इन गद्दारों की ऑडियो टेप आ गई है, तो आप मुझे बताओ मुल्क गद्दार दुश्मनी का क्या डेफिनेशन है? यानी पाकिस्तान को IMF लोन दे रहे, पाकिस्तान के अदारे जो है ना उसके पास पैसे नहीं थे और ये इन्हें अपने 2 वजीरों 3 वजीरों के जरिए कहा कि हम IMF के जरिए हम IMF की डील को नहीं मानते हैं। ये गद्दार वाली लॉजिक है ना मंदोखेल साहब, ये गद्दार वाली लॉजिक है ना, ये मुझे समझ नहीं आती सर। पुरानी हो चुकी है सर। ये आजकल आप लोग गद्दार कहलाए जाते हैं, लेकिन पहले आप और मुस्लिम लीग नून जिनको एक दूसरे को गद्दार कहा करते थे, माशाल्लाह आज आप लोग बगल गेर होकर हुकूमत बनाए बैठे हुए इकट्ठे। तो मुझे तो ये गद्दार वाली लॉजिक समझ नहीं आती। सर सवाल भी लेना, सर सवाल भी सुन ले सवाल जवाब तो ले लेना। आप इस तरह से टोक रही है ना, आप जवाब तो हमारे भी ले ले। आप मुझे एक बात बताओ कि यकीनन हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम नून लीग के साथ इत्यादी होंगे, मगर वो कहते हैं कहावत है कि गांव के कुएं में अगर कोई कुत्ता मर जाए तो सारे गांव लोग को इकट्ठा होना पड़ता है उसको कुएं से निकालने के लिए। तो यकीनन हम इकट्ठे हो चुके हैं। हमें इकट्ठा किस लिए किया है वो भी आप क्यों, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम बड़े गद्दार को निकालने के लिए आपने छोटे गद्दार के साथ मुक्का कर लिया, आप ये कह रहे हैं? चल आप अपने अल्फाज जो ना वो डॉक्टर इरफान साहब की मुंह में डाल लें, मेरे मुंह में ना डालें। मैं तो नहीं कह रहा। वो तो हंस रहे हैं सर, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे। तारिक बशीर चीमा साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ मौजूद थे, तो जैसे आप लोग डिसाइड कर चुके हैं कि अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या चौधरी शुजात साहब भी जाएंगे परवेज इलाही साहब के खिलाफ? देखिए चौधरी शुजात साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, इसीलिए तो पूछ रही हूं, परवेज इलाही के खिलाफ जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल। चौधरी सालेक हमारे वजीर हैं और हमारा उनसे बड़ा जबरदस्त अलायंस है। आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे? चौधरी सालेक और चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हमारे साथ है इसमें पूरे मामले में। परवेज इलाही के खिलाफ अदालत जाएंगे? वो ऑलरेडी खिलाफ जाके उन्होंने हमारे हक में वोट दिया हुआ है, हमारे साथ बैठे हुए। परवेज इलाही उधर बैठे हुए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, तो वो तो हमारे साथ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इंशाल्लाह ये जो हमारी उनके साथ जो अलायंस है वो आगे इलेक्शन में भी जारी रहेगा। अच्छा, एक सिचुएशन और भी है, 11 जनवरी को इजलास बुलाया गया है और उसी दिन तक के लिए एक जो अंडरटेकिंग लिया गया है। ऐसा तो सिलसिला नहीं कि उसी दिन वोट लेते ही असेंबली तहलील कर देंगे, यानी जैसे आपने रात 12 बजे के बाद 9:30 पौने 10 बजे के करीब, इनफैक्ट रात ही हो गई थी, वो डी नोटिफाई किया था वजीर आला को, तो इसी तरह का कोई गेम फिर 11 जनवरी को आप लोगों के साथ भी तो नहीं हो जाएगा कि असेंबलियां फिर उसी दिन ही वहां से इजलास भी हो जाए, वहां से अदालत का टाइम भी खत्म हो जाए और असेंबली भी तहलील हो जाए? देखिए ये बात तो मैं वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर 11 को ये वोट लेके वजीर आला बन के ये असम्बली मूव कर दें कि ये हम असम्बलियाँ तोड़ें, तो ये उनका राइट है, असम्बलियाँ टूट जाएंगी। हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं ना, आप डेटे ना दें, आपने असम्बलियाँ तोड़नी तोड़ दें, वो आपका राइट है। पख्तूनख्वा असेंबली आज तोड़ दें। अफनान साहब मसला यही तो है ना कि जब पहले उन्होंने कहा असेंबली तोड़ेंगे, राना साहब ने कहा असेंबलियां तोड़ दें, हम फौरी इलेक्शन करवा देंगे, उसके बाद फिर आप लोग ही ये अदम एतमाद की, एतमाद के वोट की, स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, ये सारी चीजें भी आप लोग लेकर आ गए। ठीक है, आपका आईनी हक है, लेकिन आपने एक बात कह दी थी कि जी तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे, तो फिर उसी पे ही रहते हैं। हम ये यू टर्न तो आप लोग भी नहीं लिया, इनका एम है मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का, हमारा एम है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, हम स्टेबिलिटी लाने के लिए इन सारी चीजों की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है। तो जो इमरान अदालत में मामला जा रहे हैं, फिर एक अनसर्टेनिटी है, फिर उसके बाद दोबारा 11 तारीख को पता चलेगा वही वाली एपिसोड दोबारा होगी, इलेक्शन करा के फिर डिस्टेबिलिटी, जो जिसने 2013 के इलेक्शन का रिजल्ट नहीं माना, जिसने 2008 के इलेक्शन का रिजल्ट नहीं माना, जो इलेक्शन जीतते हैं वो कहते हैं ठीक है, जो इलेक्शन हारते कहते हैं हम मानते ही नहीं है। अब मैं आपको अभी लिख के देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ और मंदोखेल साहब के साथ प्रोग्राम कर लीजिएगा, जब इलेक्शन होगा ना इमरान खान हारेगा और इसके बाद फिर दोबारा कहेगा मैं इसका रिजल्ट नहीं मानता, फिर आप क्या कहेंगी? कल मंदोखेल साहब वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब मीडिया पर यह तस्लीम कर चुके हैं कि एतमाद के वोट के हवाले से सर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, वजीर आला को वोटिंग के लिए टाइम देना चाहिए था। आप समझते हैं सर नून लीग ने जल्दबाजी में काम खराब कर दिया? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो कुछ किए आजम तारड़ साहब की बात से इत्तफाक करना ज़रूरी नहीं है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो है ना, मैं समझ रहा हूँ कि इनको इससे भी जल्दी करनी चाहिए
और अभी शाम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई के रहनुमाओं ने की, उन्होंने कहा हमारे पास 177 मेंबरान हैं जो परवेज इलाही की हिमायत करेंगे। तो 177 को आप अगर कितने और डालेंगे, क्योंकि टोटल काफली के 10 है, तो अगर पूरा 10 के 10 भी डाल दिए तो ये 187 हो जाएंगे। और मौजूदा एहतियात के पास जो है ना 180 वोट है। और काफली के खुद जो चीमा साहब है, दूसरे तीसरे उनके बयानात में कल परसों देख रहा, उसने बोला 5-6 अरकात हमारे उम्रे पे और मुल्क से बाहर है। तो अब यूँ समझ लो कि ये इनका जो फिगर है वो भी 180 के लगभग होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये अपना एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। अव्वल तो हाई कोर्ट के पाबंदी है, और पाबंदी के बाद वो ये कहते हैं कि हम एतमाद का वोट लेते ही असम्बली तोड़ेंगे, तो वो एतमाद के वोट तक ये पहुँचेंगे नहीं। उसकी वजह ये है कि उनके लोग जो ना उनसे नाला है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खुद वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब का कहना है। अभी जो लास्ट 2-4 दिन पहले जिसने कहा था कि 99% जो ना लोग यानी पंजाब असम्बली नहीं चाहती, असम्बली टूटे। यकीनन इनकी जो मजाक है इमरान नियाजी साहब की कि इलेक्शन करो और हल्फ नहीं लो, जैसे ये अभी 8-9 हल्कों के हुआ था, तो जारी बात है MPA मैंने जब आते हैं तो बड़े मेहनत के साथ आते हैं। सर एक दावा और भी किया जा रहा है खान साहब की तरफ से इससे कि जरदारी साहब के साथ जनरल बाजवा ने कोई डील की हुई थी सर, मार्च अप्रैल तक असेंबलियां तहलील नहीं होंगी, हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, ऐसी कोई डील हुई थी सर, ऐसी कोई बात हुई थी? देखो अब इस झूठे शख्स की आप बातें करके ये तो कह रहे 1 हफ्ते की हुकूमत है, 15 दिन की हुकूमत है। ये आप अप्रैल 2022 से देख लें, इनके लोगों का सारे स्टेटमेंट अगर एक साथ आप पढ़ ले तो आपको खुद इनका झूठ और इनके और अभी आज कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक होगा। वो भाई ये अगस्त 2023 में भी इलेक्शन नहीं होगा। मैं पिछले 6 महीने से करण साहबा में बात करते आ रहा हूँ, और मेरी बात की तस्दीक मौलाना फजल रहमान साहब ने, आया सादिक साहब ने और राना सनोरा साहब ने की है। ये आइन का आर्टिकल 232 बड़े क्लियर है। अगर इसी तरह अफरा तफरी हो, अगर इसी तरह मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा हो, तो असम्बली ये हुकूमत 1 साल एक्सटेंड हो सकती है। ये किस ख्वाब में बढ़ो। ये स्टेटमेंट तो इमरान नियाजी भी कह चुका है कि हमें खतरा है कि अगस्त 2023 में भी इलेक्शन नहीं होगा, और मैं तो 6 महीने से कह रहा हूँ नहीं होगा। हाँ, अगर वो सुकून से बैठ जाए, अगर वो ये मुल्क की जो मईशत का बेड़ा गर्क करने से बाज रहे, इस मुल्क को 3 टुकड़े में और श्रीलंका बनाने से बाज रहे, तो यकीनन उससे केयरटेकर भी बात होगी, यकीनन इलेक्शन रूल्स की बात होगी। इलेक्शन हुकूमत के तो कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद एक्सटेंड भी किया जा सकता है, पार्लियामेंट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के हवाले से मैं पूछना चाहती हूं। किरण साहबा, आप सुनिए, आप कह रहे हुकूमत के लोग, तो मैं और डॉक्टर अफनान उल्लाह साहब कौन है? मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं तो 6 महीने से कह रहा हूँ, अगर इसी तरह नागुज़ीर हालात हो तो आइन का आर्टिकल 232 जो है बड़ा क्लियर है, होगा बिल्कुल। हाँ, अगर आप सुधर जाए, आप पाकिस्तान पर रहम कर ले। आपने 3.5 साल में जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने की जो नापाक ख्वाब आपने देखा था, श्रीलंका बनने के नापाक ख्वाब देखा था, 3 टुकड़े के नापाक ख्वाब देखा था, उससे अब बाज रहे तो यकीनन इलेक्शन वक्त पे हो सकता है, मगर इस तरह सूरत-ए-हाल में इलेक्शन वक्त पे नहीं हो सकता है। सही है। अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपकी पार्टी वर्कर्स के हवाले से करना चाह रही थी। मुस्तफा नवाज खोकर साहब के जिस तरह के ट्वीट्स और फिर वो पार्टी से अलग हो गए, अब लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बागी क्यों हो रहे हैं सर? लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि सियासतदानों ने अपनी दाढ़ी जो है ना वो न्यूट्रल्स के हाथ में दे रखी है, ऑपोजिशन नहीं तो कोई जमहूरियत नहीं, फिर डिक्टेटरशिप होती है, मैं पाकिस्तान के हक में बात करूंगा तो पार्टी गर्दन से पकड़ लेगी। ये क्या हो रहा है सर? पीपल्स पार्टी में सियासतदानों के हक में बात करने पर अपने ही लोगों के गले पकड़े जा रहे हैं सर। देखिए, लतीफ खोसा साहब मेरे उस्ताद है और गवर्नर पंजाब रहे हैं, सेनेटर रहे हैं, कई ओहदों पे अटार्नी जनरल रहा है, और इस वक्त भी पीपल्स लॉयर फोरम के वो पाकिस्तान के सदर है और मेन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हो। और अपनी राय या इस तरह बात करके ये एक इंडिविजुअल की तो हो सकती है, मगर पार्टी की तर्जुमानी नहीं हो सकती है। हक है सबको इस तरह बात करने का, लेकिन आपने मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब की बात की, उन्होंने डायरेक्ट जो उसकी ट्वीट देख ले हैं आसमान जहांगीर के कॉन्फ्रेंस के बाद, उससे डायरेक्ट हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को हिट किया है। गो के पीपल्स पार्टी ने उनको सेनेटर बनाया, पीपल्स पार्टी इनको वजीर बनाना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब का तर्जुमान उसको बनाया है, मगर उसके बावजूद उनकी ये बातें तो ज़ेब नहीं देती, नहीं करना चाहिए। और यकीनन मैं एज ए पश्तून में इस बात का फ़ख्र करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमें पाकिस्तान में शनाख्त दी है खैबर पख्तूनख्वा के नाम से। पीपल्स पार्टी ने मुझे कराची से मैंने बनवाया है। पार्टी में
जमहूरियत होनी चाहिए, इख्तिलाफ राय भी होनी चाहिए, और इख्तिलाफ राय हेल्दी होती है। तो अगर पार्टी चेयरमैन से इख्तिलाफ राय रखी जाए तो क्या पार्टी से ही निकाल दिया जाए सर? नहीं किरण साहिबा, इख्तिलाफ राय और डायरेक्ट अटैक करना इसमें फ़र्क है। आप थोड़ा सा, मैं वो रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, वो आप उनकी ट्वीट देख लें तो उन्हें डायरेक्ट पार्टी चेयरमैन को हिट किया है, जिसका वो तर्जुमान रह चुका है, जो सेनेटर हमारे पार्टी का और बहुत सारे अच्छे उहदों पर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में तो यकीनन पार्टी की भी एक डिसिप्लिन है। इस तरह तो नहीं होते कि आप आज़ादी राय हक की बजाय आप जो है ना पर्सनल अटैक करना शुरू कर दे। और आप अपनी मैं दूसरी बात सख्त नहीं करूँगा, हमारे वकील भाई है, मोहतरम है, मैं कहता हूँ इसको इन चीज़ों से ख्याल रखना चाहिए। और हमें इस बात का भी दुख है ज़ाती तौर पर मुझे कि उसको पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर ऐलान भी नहीं किया, सिर्फ इसने ये कहा कि बिल्कुल ठीक है। वैसे पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम में थे तो कह रहे थे मैं खुद पीपल्स पार्टी हूँ। अफनान साहब, चौधरी निसार साहब के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, मुस्लिम लीग नून भी दोनों राब्ते में। तो सर ये राब्ते बहाल, बेहतरीन वाले बहाल किसके साथ, आप लोग के साथ होने जा रहे हैं? क्या क्या इत्तलात हैं, क्या खबरें हैं सर? देखिए, मैं तो ज़ाहिर है क्या कहते हैं, इस बात को कंफर्म बिल्कुल नहीं करूँगा कि कोई मतलब कि हम राब्ते वगैरह तो ज़ाहिर रहते हैं, सियासतदान है, एक दूसरे से बातचीत चलती है पार्टी में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा, बाकी पार्टियां वही कंफर्म करेंगी। ख्वाहिश है वैसे उनकी ख्वाहिश या हमारी ख्वाहिश? आपकी ख्वाहिश का पूछो, उनकी ख्वाहिश का तो उन्हीं से पूछूंगी ना। वो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उनका केस जाएगा, अगर उस केस के ऊपर फिर रिव्यू, जो वो जिस तरह वो छोड़ के गए थे, उन्होंने कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस पार्टी से। हाँ। तो मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि बहुत मियां साहब से कोई राब्ता हुआ है उनका? देखिए, उन्होंने एक दफ़ा वो लंदन गए थे और सुनने में आया था कि उनकी ख्वाहिश थी मुलाकात की, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं सकी थी। सही, मियां साहब नहीं चाहते थे मिलना? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो जिसे कहते हैं ना वाटर अंडर द ब्रिज। ये बात कब की है, जब वो लंदन गए थे? ये मेरा ख्याल है जब मियां ये अपना कुलसूम नवाज साहिबा का इंतकाल के बाद की बात है। ये उसके बाद फिर एक दफ़ा दोबारा भी गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई थी। मुलाकात मतलब मियां साहब ने की नहीं या हुई नहीं? नहीं, ज़ाहिर है अगर मियां साहब मान जाते तो फिर तो मुलाकात हो जानी थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। मंदुखेल साहब, कादिर मंदुखेल साहब, आपका बेहद शुक्रिया। वक्त का प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पाकिस्तान क्रिकेट से रमीज राजा को 1.25 साल बाद ही बाहर कर दिया गया और नजम सेठी ने बतौर चेयरमैन बोर्ड जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। गेम में इन होते ही पुराने खिलाड़ियों को ग्राउंड से बाहर का रास्ता दिखाया है। आते ही पहली तमाम सिलेक्शन कमेटियां खत्म कर दी हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को ओहदे से फारिग किया है और अब अबूरी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान करते हुए साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को चीफ सेलेक्टर का ओहदा सौंप दिया है, जिसका पहला टास्क न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम के सिलेक्शन होगा। नजम सेठी ने मुल्क भर में 106 डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस और 16 रीजनल एसोसिएशंस को बहाल कर दिया है। क्लब रजिस्ट्रेशन और स्क्रूटनी को भी खत्म कर दिया है। साबिक मैनेजमेंट ने जिन इलाकों और ग्राउंड्स को रेड फ्लैग करार देकर PSL मैचेस कराने से माजरत की, नए चेयरमैन नजम सेठी ने वहां भी मैचेस करवाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग को न सिर्फ पेशावर बल्कि तारीख में पहली बार कोयटा भी ले जाने का ऐलान किया है। नए चेयरमैन के लिए चैलेंजेस किसी तौर पर भी कम नहीं है। 70 साल तारीख में पहली बार ग्रीन शर्ट्स को होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के हाथों व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। टीम की सिलेक्शन में परफॉर्मर्स को नजरअंदाज करने और दोस्तों को नवाजने की बातें हो रही हैं। कैप्टन बाबर आजम की स्ट्रैटेजी और अप्रोच पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। इसके साथ साथ जवाबात के बजाय सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। खिलाड़ी कैप्टन की तब्दीली को लेकर सोचना भी मना है कि ट्रेंड के साथ ट्वीट कर रहे हैं। मामले पर मैनेजमेंट कमेटी को आगे आना पड़ा है। कमेटी के रुकन शकील शेख ने मुहिम चलाने वालों को वार्निंग देते हुए कहा है कि सोचना भी मना है, मुहिम चलाने वाले रुक जाएं वरना हमें भी सोचना पड़ेगा। सोचना सिर्फ उनके लिए नहीं होगा बल्कि उनके लिए भी सोचना होगा जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है और शायद जानबूझकर किया जा रहा है। टेस्ट टीम में एक बार फिर हसन अली की वापसी हुई है, लेकिन लेफ्ट आर्म मीर हमजा को नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर सिर्फ उनके रवा सीजन के डोमेस्टिक रिकॉर्ड पर ही नजर डाली जाए तो मीर हमजा ने कायदे आजम ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए सिर्फ 4 मैचेस में 16 विकेटें हासिल की हैं। टीम में जगह बनाने वाले हसन अली 6 मैचेस खेलकर 14 विकेटें ले सके। फवाद आलम की मिसाल भी सबके सामने है। गुज़िश्ता बरस टीम में कमबैक के बाद उन्होंने बैक टू बैक कई सेंचुरीज स्कोर की हैं। ICC ने टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बनाया, लेकिन फिर क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। इस बार भी डोमेस्टिक में उन्होंने 10 मैचेस में 64 की एवरेज से 700 से ज्यादा रन स्कोर किए हैं।
मैनेजमेंट को ट्विटर पर मुहिम चलाने वालों के साथ उन जैसे क्रिकेटर्स के लिए भी तो सोचना होगा। टीम की बेहतरी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरिट और परफॉर्मेंस को सिलेक्शन का मयार बनाना होगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये चेयरमैन बदलते ही क्रिकेट बोर्ड के हालात बदल गए हैं सर। पुरानी सिलेक्शन कमेटी गई है, नई कमेटी आ गई है, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशंस, रीजनल एसोसिएशंस, इनको बहाल किया गया है। अबूरी सिलेक्शन कमेटी शाहिद खान अफरीदी साहब के हवाले की गई है। कैसे देख रहे हैं आप इन तब्दीलियों को? अभी पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा बुरा हाल रहा है। आप समझते हैं कि ये नई फिजा का झोंका होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा किरण, ये ताज़ा हवा का एक झोंका साबित होगा, क्योंकि नजम सेठी साहब माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो मुझे लग रहा है कि नजम सेठी साहब माजी के तल्ख तजुर्बात से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि अगस्त 2017 में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने और फिर 20 अगस्त 2017-18 को जब इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन की हैसियत से उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी जब वो वजीर आजम बने। तो नजम सेठी साहब के आते ही कुछ तब्दीलियां तो हुई हैं। रमीज राजा साहब की कारकर्दगी इतनी हौसला अफजा नहीं रही जिसकी तवक्को की जा रही थी। आप देखें, पाकिस्तान 4 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट हार गया और फिर उसके अलावा जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का बुरा हाल था, निजाम तब्दील हो गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट सिर्फ 192 क्रिकेटर्स तक महदूद होकर रह गई। तो बहुत सारी चीजें थी जिन पर नजर सानी की जरूरत थी। तो अब तो एक मैनेजमेंट कमेटी आई है, 4 माह का इसके पास वक्त है। तो अब देखते हैं ये क्या क्या इकदाम करते हैं, लेकिन इनको पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये इकदाम करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होगी। सर, ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा रुझान है ही क्रिकेट का, और जब ये खत्म हुई तो फिर कई इदारों ने अपने पूरे डिपार्टमेंट्स को ही बंद कर दिया। अब ये ऐलान तो हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के लिए फिर इदारों को भी तो ऑन बोर्ड लेना होगा। ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं किरण, क्योंकि जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है उसने एक समरी तो जो वजीर आजम हाउस भेज दी और समरी को अप्रूव भी कर लिया गया है कैबिनेट मीटिंग में भी, जिसकी वजह से इदारों की क्रिकेट बहाल हो जाएगी। वरना आप देखें, माजी में पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ 192 क्रिकेटर्स तक महदूद होकर रह गई थी, जिससे कि मुल्क में नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा था। इदारों की टीमें थी, रीजन्स की टीमें थी, माजी में वो पाकिस्तान क्रिकेट में कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे। तो अब मैं समझता हूं कि इदारों से ये बात करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशंस भी देखनी होंगी इदारों की कि आया वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जो बड़े बैंक्स थे उन्होंने अपनी टीमें खत्म कर दी, वापडा ने खत्म कर दी, KRL ने खत्म कर दी। तो क्या होगा उसके हवाले से मुझे लग रहा है कि वजीर आजम साहब बड़े कीन है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं और नजम सेठी साहब भी ये चाहते हैं कि इदारों की टीमें जब तक बहाल नहीं होंगे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तरक्की की राहों की तरफ गामजन नहीं हो सकेगी। सर, 2017 से 2018 तक नजम सेठी का टेन्योर या फिर ये 1-1.25 साल का रमीज राजा का टेन्योर, इन दोनों का अगर मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए कहती हूं तो कैसे कंपैरिजन करेंगे और किसका दौर ज्यादा बेहतर था आपकी नजर में? देखिए, जो नजम सेठी को ये क्रेडिट जाता है किरण के उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को मुतारिफ कराया, और पाकिस्तान सुपर लीग एक छोटा सा पौधा था जो अब तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया है। 8वीं PSL हो रही है। रमीज राजा साहब से तवक्कुआत बड़ी वाबस्ता थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के कप्तान रहे, ग्रास रूट लेवल से आए, लाहौर से खेले, 2 इदारों की तरफ से खेले, तो तवक्को की जा रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रमीज राजा जब PCB के चेयरमैन बने तो वो लग रहा था कि वो अपनी धुन में मगन हो गए, सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया और वो ये समझ रहे थे कि वो ताहयात चेयरमैन रहेंगे, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। और जो उनके दौर में जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू कर दी, 1 अरब रुपए से जायद खर्च किए, उसका क्या फायदा होगा? बहुत सारी चीजें पिचेस के हवाले से वो कह रहे थे कि हम जो है वो ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे, वो नहीं लाए, गैर मुल्की कोचेस को ले आए, पाकिस्तानी कोचेस को नजरअंदाज करते हुए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो रमीज राजा का ये दौर जो था वो इतना अच्छा नहीं रहा, कता नजर इसके कि उनकी ये कोशिशें शामिल थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 बरस के बाद पाकिस्तान आई, इंग्लैंड की टीम 17 बरस के बाद पाकिस्तान आई, और अब न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 20 बरस के बाद आई है। लेकिन जो ओवरऑल हमारा क्रिकेट का स्टैंडर्ड था किरण, वो बजाय ऊपर की तरफ जाने के नीचे की तरफ आ गया। T20 में तो हमारी परफॉर्मेंस खासी इत्मीनान बख्श रही कि हम लास्ट ईयर भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचे, इस मरतबा फाइनल में पहुंचे, एशिया कप के T20 के फाइनल में पहुंचे। लेकिन फतूहात अपने दामन में, वो जो कहते हैं ना कि विक्ट्री, वो नहीं
नहीं समेट पाए। तो उस लिहाज से रमीज राजा के इस दौर को जो है वो याद रखा जाएगा। सही। अच्छा सर, ये जो अभी सोशल मीडिया, ऑब्वियसली आप बड़े एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, आप भी देख रहे होंगे, ये सोचना मना एक ट्रेंड चल रहा है बाबर आजम के लिए, और इसमें जिस तरह से खिलाड़ियों ने बड़ा खुलकर उस पर ट्वीट किया है, कैसे देख रहे हैं इस रवैये को, और क्या आप समझते हैं कि बोर्ड को पूछगछ करनी चाहिए इस मामले पर? देखें किरण, खिलाड़ी बोर्ड से बालातर नहीं होते, खिलाड़ी बोर्ड के अंदर आते हैं। ये खिलाड़ियों का डिस्क्रिप्शन नहीं है कि किसे कप्तान रहना है किसे नहीं रहना है। इसका मतलब है आप प्लेयर्स पावर को जो है फरोग दे रहे हैं, तो ये तो क्रिकेट बोर्ड को नोटिस लेना चाहिए। और मुझे जो पता चला है, वो जो ट्रेंड चला है, जो इनके मैनेजर है बाबर आजम के, जो मीडिया हैंडल कर रहे हैं या दीगर क्रिकेटर्स के मैनेजर हैं, उनकी तरफ से ये शय दी गई है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप अपनी तस्वीर जो है वो कप्तान के साथ शेयर करें और सोचना भी नहीं। इस तरह के ट्रेंड चलाना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मैं समझता हूं कि कमजोर होने की निशानी है। कि अगर बोर्ड कमजोर है, खिलाड़ी अपनी टर्म्स कैसे डिक्टेट कराएंगे? बोर्ड जिसको चाहे कप्तान बना दे, तो इसका मतलब है आप वही माजी लाना चाहते हैं जब कप्तानों के खिलाफ बगावत हुई, चाहे वो जावेद मियादाद हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे दीगर लोग हो। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में ये गलत ट्रेंड है और नजम सेठी साहब को इस जानिब देखना चाहिए। सही। अच्छा सर, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से लेफ्ट आर्म शाहीन आफरीदी आउट हुए, तो उनकी जगह आप नहीं समझते कि लेफ्ट आर्म मीर हमजा को टीम में शामिल करना चाहिए था? हालांकि जबकि जो सिचुएशन है, उनकी जगह राइट आर्म हसन अली को शामिल किया गया है। और अगर मैं डोमेस्टिक का भी मैं बता रही थी, जो उनकी परफॉर्मेंस रही है मीर हमजा की, वो बड़ी बेहतर रही है। इनफैक्ट हसन अली से बेहतर है। पाकिस्तान की देखिए किरण, यही कहा जाता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दोस्ती यारी की बुनियाद पर मुंतखब की जा रही थी, और जो साबिक चीफ सेलेक्टर थे मोहम्मद वसीम, वो सिर्फ तनख्वाह ले रहे थे और उन्हें जो लाइन दे देता था उस लाइन को टो कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में जो लड़के डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करें, आपने मीर हमजा का जिक्र किया, मोहम्मद अब्बास है, उस्मान सलाउद्दीन है, रन्स के अंबार लगाता रहा है। फिर आप सरफराज को नहीं खिलाते रहे, सरफराज अहमद जो कि 49 टेस्ट खेल चुका है। रिजवान की परफॉर्मेंस देखें, 6 टेस्ट मैचेस की 12 इनिंग्स में 262 रन, उसके बावजूद वो खेले जा रहे थे। तो इसका मतलब है कि प्लेयर्स पावर जो है वो स्ट्रांग है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर है। तो क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये टीम तो पिछली सिलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किया। अब शाहिद आफरीदी की सरबराही में जो एक इंटरम सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, वो वनडे के लिए 3 वनडे के लिए टीम का ऐलान करेगी। पीसीबी के नए चेयरमैन आए, उन्होंने बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, उस पर अमल दरामद होना है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान जो कुछ हो रहा है, तो इससे आप समझते हैं कि ये क्रिकेट बोर्ड की कमजोरियां हैं और इस पर ओवरकम जरूर क्रिकेट बोर्ड को करना पड़ेगा और करना चाहिए लाजमी। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कोरोना की सिचुएशन एक बार फिर क्रूशियल हो रही है, स्पेशली चाइना में, उसका इंपैक्ट पाकिस्तान में क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। पाकिस्तान में सियासत और मईशत के साथ साथ सेहत के हवाले से भी खतरात बढ़ते जा रहे हैं। चीन में फैलने वाले कोरोना का नया वेरिएंट पाकिस्तान में तबाही ला सकता है। एनसीओसी की जानिब से इस खदशे का इजहार किया गया है कि चीन में लॉकडाउन खुलने और फ्री ट्रैवलिंग से पाकिस्तान में भी यह नया वेरिएंट आ सकता है। लेकिन कोविड वैक्सीनेशन की वजह से अब यह खतरा कम है, क्योंकि तकरीबन 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। अगर चीन की सूरत हाल देखी जाए तो बरतानवी मीडिया के मुताबिक वहाँ वेरिएंट से रोज़ाना हज़ारों से ज़ायद अमवात हो रही हैं। अस्पतालों और मुर्दा खानों में जगह कम पड़ गई है। हालांकि वहां भी वैक्सीनेशन मुकम्मल थी, क्योंकि चीनी मीडिया इस हवाले से तादाद वाज़ेह नहीं बता रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में कोविड की पाबंदियां अचानक खत्म कर देने से ये सूरत हाल पैदा हुई है। और अब खदशा ये है कि 2023 में इस नए वेरिएंट से 10 लाख से ज़ायद अमवात हो सकती हैं, जबकि अप्रैल में ये बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में गो के अभी पॉजिटिविटी रेट 0.3% पर है, लेकिन आज एक हलाकत रिपोर्ट हुई है। आने वाले दिनों में सूरत हाल कितनी संगीन हो सकती है, क्या लॉकडाउन तक की नौबत आ सकती है? डॉक्टर कैसर सज्जाद मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, चीन में कोरोना वायरस फिर से सर उठा रहा है सर, केसेस में इजाफा हो रहा है। तो ये नई किस्म जो है ये पुरानी किस्मों से मुख्तलिफ है और कितनी खतरनाक है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किरण, बात यह है कि ये हम बारहा शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आते रहेंगे और अभी कुछ नहीं पता। इस पे रिसर्च चल रही है कि इसकी प्रोटेक्शन जो है हम कैसे करें। वैक्सीन तो आ गई हैं, लेकिन सारे अब तक जो वेरिएंट्स जितने भी आए हैं उसको तो जो वैक्सीन लगाए गए हैं दुनिया में,
वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तो उसके लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो चाइना के अंदर जो वायरस है और उसकी जो वेरिएंट्स है कोरोना के, वो भी पुराने वाले वैक्सीन के साथ चल रहे हैं, लेकिन वहां पर रिसर्च ये बताती है कि वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो लिहाजा ये दिस इज एन एब्सोल्युटली अ न्यू वेरिएंट एंड इसके लिए वो वैक्सीन उन्होंने बना भी ली है और लगा भी रहे हैं कुछ लोगों को। तो ये इस तरह की सूरत हाल है और ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तोड़ है जिसको मैं कहता हूं कि जी प्रिवेंशन एक ही है, और वो यही है कि आप इसके फैलाव को रोकने की कोशिश करें जितना हो सकता है। तो सर इस ताजा वेरिएंट की अलामात क्या है कैसे सर? ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। यही कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उससे शुरू होता है, ऊपर की नज़ला जुकाम और गला खराब, और फिर जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, यानी कि जो सांस की नालियां और फेफड़ों को ये करता है। और ये जो वेरिएंट है ये भी पुराने वेरिएंट की तरह बड़ा एग्रेसिव है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है, और ये भी पुराने जो विसरा था हमारा डेल्टा, उसकी तरह ये दिल को, गुर्दे को, किडनी को, हार्ट को असरअंदाज होता है। सही, यानी कैसे साहब क्रूशल सिचुएशन है सर। अब चीन की सिचुएशन को देखते हुए भारत ने तो दोबारा से पाबंदियां लगा दी हैं सर, स्पेशली मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया है। तो क्या आप समझते हैं, इनफैक्ट बूस्टर डोज के हवाले से भी उन्होंने दोबारा से इसकी पाबंदी कर दी है, बूस्टर डोज भी लगवाई जाए। तो सर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी ये, क्योंकि आप कह रहे हैं कि समाजी फासला और ये सारी चीजें दोबारा होनी चाहिए, तो हम इन हालात के लिए तैयार हैं सर? पाकिस्तान में पाबंदियां दोबारा लौट सकती हैं सर? बूस्टर डोजेस लगवानी पड़ेंगी सर? देखिए किरण, जहां तक हम तैयार हैं तो हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हम आवाम की बात कर रहा हूं मैं कि हम तैयार नहीं है, और मैं समझता हूं कि कमोबेश हमारे अब अस्पतालों के अंदर भी कोई तैयारी है सच नहीं है कोरोना के हवाले से अगर बात की जाए। और मैं बार बार ये कहता हूं कि ठीक है, नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं जरूर, कल भी एक इंतकाल हुआ है, और अभी भी ये रिपोर्ट है कि 17 जो लोग हैं कोरोना में मुब्तला सीरियस है, और अभी भी 0.3% पॉजिटिविटी रेट अभी भी आ रहे हैं। तो कोरोना पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आपको, अगर आप बाहर निकले, अगर आपकी के कैमरामैन जो फुटेजेस बना रहे हैं, चाहे वो किसी हवाले से बना रहे हो, तो आप देखें कि कहीं पर भी लोग ना मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, जैसे पाकिस्तान में कोरोना है ही नहीं। मुझे डर इस बात का है कि लोग चाइना से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, फिर वहां से पाकिस्तान भी आ रहे हैं, या लोग पाकिस्तान से कहीं जाते हैं तो वो कोरोना लेकर आ सकते हैं, और फिर इसी तरह से ये फैल सकता है। पहले भी मैंने बात की थी कि जब 6 लोग इंतकाल कर गए थे और 300 केसेस थे वुहान सिटी पे, तो हमने यही बात की थी कि चाइना से ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, लेकिन वो चाइना से तो इतना नहीं आया कहाँ से, दूसरी जगहों से आ गया। तो इसलिए ये एक बहुत ही बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और अगर हमें, अब नाजरीन, अगर हम चाहते हैं कि इस वक्त जो हमारे पास पाकिस्तान का हाल है, मईशत का जो हाल है, महंगाई का जो हाल है, और अगर हम चाहते हैं कि तमाम चीजें ना रुकें, जमूद ना आए, तो हमें खुद से एहतियात करनी पड़ेगी, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी बहुत ज्यादा ये रेशो कम है, लेकिन ये बढ़े नहीं, उसके लिए हमें खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और सीरियस होना पड़ेगा इस सारे मामले में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने